नमस्कार। हेलो हिंदी चैनल में मैं डॉक्टर सरला आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय रहेगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का साहित्यिक परिचय। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय। रामचंद्र शुक्ल का जन्म, जो कि यहाँ पर दिखाया गया है, 1884 ईस्वी में हुआ और उनकी मृत्यु सन 1941 ईस्वी में हुई। जीवन परिचय। अब हम विस्तार से अध्ययन करेंगे जीवन परिचय का। उच्च कोटि के आलोचक, इतिहासकार और साहित्य चिंतक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में उत्तर प्रदेश राज्य में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ। शुक्ल जी के पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल तथा माता का नाम विभासी देवी था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा मिर्जापुर में हुई। सन 1901 ईस्वी में उन्होंने मिशन हाई स्कूल से स्कूल परीक्षा पास की। पढ़ाई में कमज़ोर होने के कारण ये FA की परीक्षा उत्तीर्ण न कर सके। सन 1908 ईस्वी में इन्होंने नागरी प्रचारिणी सभा में हिंदी शब्द सागर के सहकारी संपादक के रूप में नियुक्त किए गए। इन्होंने काफ़ी समय तक नागरी प्रचारिणी पत्रिका का संपादन किया। कुछ समय तक ये काशी विश्वविद्यालय में हिंदी के अध्यापक रहे और सन 1937 ईस्वी में जब बाबू श्याम सुंदर दास ने अवकाश ग्रहण कर लिया, यानी उनके निधन के बाद सन 1937 ईस्वी में ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए और अपने अंतिम समय तक ये इसी पद पर कार्यरत रहे। सन 1941 ईस्वी में शुक्ल जी का हृदय गति रुक जाने के कारण देहांत हो गया। रचनाएं जो हैं, हम अलग अलग उसमें समझेंगे कि उनके निबंध जो हैं किसकी श्रेणी के निबंध हैं, गद्य कृतियाँ क्या हैं। क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं एक अनुवादक, एक निबंधकार, एक आलोचक और एक इतिहास लेखन आदि अनेक क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का परिचय दे चुके हैं। लेकिन सर्वाधिक ख्याति, यानी विशेष रूप से वो जिस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं, वो एक निबंध लेखक और एक आलोचक के रूप में वो प्रसिद्ध हैं। इनकी जो प्रमुख गद्य कृतियाँ हैं वो इस प्रकार हैं: कल्पना का आनंद, तुलसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार, हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास इनकी पुस्तक जो सन 1929 ईस्वी में लिखी गई थी। इस ग्रंथ में इनके द्वारा किया गया जो हिंदी साहित्य का काल विभाजन है और जो नामकरण है, उसी को आधार मानकर हम हिंदी साहित्य का अध्ययन करते हैं, वो सर्वसम्मत है। जायसी ग्रंथावली, सूरदास, चिंतामणि 3 भागों में और रस मीमांसा, ये इनकी प्रसिद्ध गद्य कृतियाँ हैं। अब चिंतामणि जो 3 भागों में लिखी गई है, इसमें शुक्ल जी के जो श्रेष्ठ निबंध हैं उनको संकलित किया गया है। अब उनके संपूर्ण निबंधों को अगर हम समझें तो उसको हम 2 भागों में समझ सकते हैं। एक हैं मनोविकार संबंधी निबंध और दूसरे हैं समीक्षात्मक निबंध। 2 भागों में इनको हम बांट सकते हैं। जो मनोविकार संबंधी निबंध हैं उनमें मनोविकारों का वर्णन किया गया है और जो समीक्षात्मक निबंध हैं उसमें शुक्ल जी ने सैद्धांतिक और व्यवहारिक समीक्षा से संबंधित निबंधों को लिया है। तो उनके मनोविकार संबंधी जो निबंध हैं वो हैं उत्साह, जिसका अध्ययन हमने किया अभी, जो हमारे सिलेबस में लगा हुआ है, श्रद्धा भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, घृणा, भय, क्रोध आदि, ये इनके मनोविकार संबंधी निबंध हैं। दूसरी प्रकार के निबंध हैं समीक्षात्मक निबंध। इसमें है कविता क्या है, काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद, रसात्मक बोध के विविध रूप, भारतेंदु हरिश्चंद्र, तुलसी का भक्ति मार्ग, मानस की धर्म भूमि आदि, ये इनके समीक्षा संबंधी निबंध हैं। अगली
हम पढ़ेंगे साहित्यिक विशेषताएं। इनके द्वारा लिखा गया जो साहित्य है, जो हमने पढ़ा, जो गद्य कृतियाँ पढ़ी, जो हमने इनके मनोविकार संबंधी निबंधों और समीक्षात्मक निबंधों के नाम पढ़े, उनके आधार पर इनके साहित्य की विशेषताएं क्या हैं, उनका अध्ययन हम करेंगे। सबसे पहला बिंदु है मौलिकता। मौलिक जो स्वयं के विचार हैं। रामचंद्र शुक्ल जी एक मौलिक चिंतक हैं। उनके द्वारा लिखे गए जो निबंध है, जैसे साहित्य है, उपन्यास और अपनी भाषा पर विचार, ये निबंध इनके शुरुआती निबंध हैं, जो इनके मौलिक निबंध हैं। शुरुआत में इन्होंने इन निबंधों की रचना की थी। जो इनका साहित्य निबंध है, उसमें शुक्ल जी ने धर्म और साहित्य की परिभाषा, उसके लक्षण आदि तत्वों पर विचार करते हुए अपने स्वयं के मौलिक विचारों को उसमें व्यक्त किया है। और उन्हीं विचारों के आधार पर उन्होंने भारतीय और पाश्चात्य के जो समीक्षा सिद्धांत हैं, उनमें समन्वय करने का भी प्रयास किया है। अब हम चिंतामणि में जो इनके निबंध संकलित हैं, जो मनोविकार से संबंधी हैं, और जो समीक्षात्मक निबंध हैं, जो चिंतामणि के तीनों भागों में संकलित हैं, इनमें उनके हम मौलिक चिंतन को देख सकते हैं। स्पष्ट लक्षित होता है उनका मौलिक चिंतन, और इनके निबंधों में हृदय और बुद्धि का भी अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। तो पहली विशेषता इनकी थी मौलिकता, यानी मौलिक चिंतन। दूसरा हमारा बिंदु है गंभीर विवेचन शक्ति। अब गंभीर विवेचन शक्ति, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, शुक्ल जी के निबंधों की एक ही अनूठी विशेषता थी। वो जिस भी विषय पर कलम उठाते थे, जिस भी विषय को आधार बनाकर उन्होंने अपनी लेखनी चलाई, अपनी गंभीर विवेचन शक्ति के माध्यम से उन्होंने उसको उतना ही प्रभावी बना दिया, मनोरंजक बना दिया और आकर्षक बना दिया। उनके निबंधों में हमें गहन अनुभूति देखने को मिलती है, और जो व्यवहारिक जीवन है उसकी भी छाप उनके निबंधों में देखने को मिलती है। अब शुक्ल जी की जब रचना शैली हम पढ़ते हैं, रचना शैली के बारे में देखते हैं, तो विषय के अनुरूप मिलती है और उसमें बड़ा ही गंभीर विवेचन हमें मिलता है। तो तीसरा हमारा बिंदु है व्यंग्य विनोद। विनोद होता हास्य, मजाक। अब शुक्ल जी ने अपने निबंधों को मनोरंजक बनाने के लिए, उनमें रोचकता पैदा करने के लिए हास्य विनोद का सहारा लिया। हास्य विनोद तो एक ही अर्थ हुआ, हास्य और व्यंग्य का सहारा लिया, क्योंकि आज के इस तनाव भरे माहौल में, आज के इस समस्याओं से भरे हुए जीवन में हास्य व्यंग्य का अपना ही एक अलग महत्व होता है। उन्होंने अपने निबंधों में इस व्यंग्य विनोद शैली के द्वारा जो समाज, राजनीति और धर्म के क्षेत्र में जो विसंगतियाँ फैली हुई थी, जो बुराइयाँ फैली हुई थी समाज में, राजनीति में या धर्म के क्षेत्र में जो बुराइयाँ आ गई थी, उन विसंगतियों पर इन्होंने इसी शैली का प्रयोग करते हुए, व्यंग्य का प्रयोग करते हुए, उसमें विनोद का पुट लाकर करारा प्रहार किया है। अगला हमारा बिंदु है कथन का चमत्कारिक ढंग, यानी बात को कहने का एक तरीका। अब रामचंद्र शुक्ल जो हैं, वो अपनी किसी भी बात को, अपने विचारों को इस तरह प्रकट करते थे, इतने चमत्कार पूर्ण ढंग से कहते थे कि सुनने वाले को वो बात तुरंत गले से नीचे उतर जाते थे, अर्थात वो उसे तुरंत समझ में आ जाती थी। जैसे एक शिक्षक अपने बच्चों को तरह तरह के उदाहरण देकर उसको अपने विचार समझाता है, वैसे ही रामचंद्र शुक्ल ने भी अनेक उदाहरण देकर अपनी बातों को हमें समझाया है। उन्होंने उसे इतने चमत्कारिक ढंग से कहा है कि उसे पढ़कर कभी कभी तो हमें जैसे आत्मकथा को पढ़ने में रस मिलता है, वो अनुभूति मिलती है। कहीं कहीं पर जो संस्मरण को पढ़ने में मज़ा आता है, आनंद आता है, वो अनुभूति हमें उनके निबंधों में होती है। शुक्ल जी के निबंधों में जो नीरसता है वो रंच मात्र भी नहीं है, जरा सी भी नीरसता हमें देखने को नहीं मिलती। हम उनके उत्साह निबंध का जो अध्ययन हमने किया, उसमें लेखक ने कहा है कि कर्म की भावना उत्साह उत्पन्न करती है, वस्तु या व्यक्ति की भावना नहीं। यानी मनुष्य के अंदर जो कर्म करने की भावना होती है, उससे उत्साह आएगा, व्यक्ति की या वस्तु की भावना से नहीं। अगला हमारा बिंदु है, अंतिम बिंदु है भाषा शैली। अब भाषा शैली में देखिए,
शुक्ल जी की भाषा विशुद्ध साहित्यिक प्रेनिष्ठित हिंदी है, जिसमें हमें 80% के लगभग शब्द जो है वो संस्कृत के तत्सम शब्द हैं। अब इनकी भाषा में अ, तत्सम शब्दों का तो प्रयोग हुआ है जो 80% के लगभग मैंने आपको बताया, क्योंकि शुद्ध साहित्यिक प्रेनिष्ठित हिंदी है। इन तत्सम शब्दों के साथ साथ उन्होंने तद्भव और देशज शब्दों का भी सहजता से प्रयोग किया है। इनकी भाषा में अलंकारों का भी प्रयोग है, लेकिन वो अलंकार इन्होंने चमत्कार उत्पन्न करने के लिए नहीं, बल्कि अपने विषय को और भी ज़्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए इन्होंने अलंकारों का प्रयोग किया है। शुक्ल जी के निबंधों की भाषा को हम देखते हैं तो कहीं पर भी उसमें बोझिलपन नहीं दिखता, अस्पष्टता कहीं पर भी नहीं दिखती। अगर हम शैली की बात करें तो शुक्ल जी ने भावनात्मक शैली, आलोचनात्मक शैली और समाज शैली का भी प्रयोग किया है। अब समाज शैली का अर्थ होता है कि कम शब्दों में अधिक बात कहना। उसमें ऐसी क्षमता होती है कि कम शब्दों में अधिक बात कही जाए, जिसे हम सूत्र शैली भी कहते हैं। जैसे सूत्र रूप में लेखक ने ऐसे अनेक गूढ़ वाक्यों की रचना की है, बड़े प्रसिद्ध ही वाक्यों की रचना की। जैसे हम कह सकते हैं, यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। वैर क्रोध का अचार मुरब्बा है। तो इस तरह की पंक्तियाँ जो उन्होंने सूत्र रूप में कही, जिसे हम समाज शैली भी कहते हैं, तो उसका उन्होंने प्रयोग किया, जिसके कारण उनकी भाषा जो है बड़ी ही प्रभावशाली है, उसमें माधुर्य है, प्रौढ़ता है। तो उपर्युक्त बिंदुओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि रामचंद्र शुक्ल जी के निबंध जो हैं हिंदी साहित्य की एक अनुपम निधि है, अनुभूति है उनके निबंधों में। और उनकी जो विविध रहस्यपूर्ण गतिविधियां हैं उसमें उनका अनोखा हमें चमत्कार देखने को मिलता है। निबंध के क्षेत्र में उनके निबंध एक मील का पत्थर साबित होते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि संक्षिप्त रूप में समझाया गया उनका परिचय और उनके साहित्य की विशेषताएं आपके लिए अवश्य लाभकारी होंगी, आपको समझ आया होगा। तो धन्यवाद।